हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कम्युनिटी से लिया गया है। लेसन 13 है हमारा न्यूट्रिशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमें पता लगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस किस चीज से का मिश्रण है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। दे आर चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही सस्ता सोर्सेज है हमारा एनर्जी का। ठीक है, तो इंडियन डाइट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इंडिया के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लिए जाते हैं, मीठा लिया जाता है। प्रोवाइडिंग एज मच एज 90% ऑफ द रिक्वायर्ड कैलोरीज। तो और 90% जो है वो कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी होती है। और बैलेंस डाइट जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड नॉट मोर देन 50 एंड 60। तो इंडिया के अंदर जो हमारी डाइट लेने का जो प्रोसेस है ना, उसमें 90% जो है रिक्वायरमेंट हम कैलोरी की रखते हैं। बट अगर बैलेंस डाइट के हिसाब से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो आवश्यकता होती है वो 50 से 60% ही होती है टोटल। ठीक है, तो टेकन इज एक्सेस। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं कैलोरी, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू बॉडी फैट्स। तो भाई जो आपके कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा मात्रा में अगर आप ले रहे हैं तो वो आपके फैट के रूप में फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो बॉडी फैट बन जाता है फिर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जब हम ज्यादा लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैट के अंदर। ठीक है, और ओबेसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि हम घी भले ही ना खाएं, लेकिन अगर आप मीठा खा रहे हैं तो भी आपका वेट जो है ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं जाकर वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हमारे सोर्सेज कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो इसमें 3 मेन सोर्सेज इन्होंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स के। सबसे पहला आ जाता है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती है प्रेजेंट है। सारे तो हमारे अनाज हो जाएंगे, राइस वेट यानी कि गेहूं आ जाएगा, चावल आ जाएंगे। रूट्स वाली जो हमारी चीजें हो जाती हैं, ट्यूबर्स जैसे कि पोटैटो वगैरह, रूट्स यानी कि नीचे जो उसमें लगती हैं जड़ जो होती है, तो हमारा पोटैटो जो होता है वो इसी तरीके से लगता है। तो ये जो है ये हमारे स्टार्च के अंदर आती है सारी चीजें। शुगर में कौन सी आ जाती है, इसमें मोनोसेक्राइड्स आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो मोनोसेक्राइड्स है या फिर हमारे फ्रक्टोज हैं, ग्लक्टोज हैं, डाइसेक्राइड्स हमारी आ जाती हैं। इसमें सुक्रोज हो जाते हैं, लैक्टोज हो जाते हैं, मेल्टोज हो जाते हैं। तो ये हमारी शुगर की फॉर्म है सारी की सारी। और हमारे खाने में जो इस्तेमाल होती है, तो डाइसेक्राइड में 2 आयन इसमें होते हैं। ठीक है, और मोनोसेक्राइड्स में 1 होता है, फिर ट्राई होता है। ठीक है, और फिर जो फोर्थ होता है और लास्ट में जो 5 आयन वाला होता है वो हमारा पेंटोज बोला जाता है। तो हमारे खाने की जो शुगर होती है पेंटोज होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे शुगर की फॉर्म है। तो सेलुलोज होते हैं, ये हमारा क्या होता है, टोटल फाइबर लाइनिंग फाउंड ऑफ द वेजिटेबल, फ्रूट एंड सेरेलेक्स में पाई जाने वाली ये हमारी एक तरीके की रफ फाइबर है। और ये जो है बहुत ही हार्ड होती है, ये डाइजेस्ट नहीं होती है सेल थी। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ज्यादा कठोर होती है। इसको पाचन क्रिया जो है इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी लेती है इसको पचाने के लिए। नो नैरेटिव्स वैल्यू, और कोई ऐसी भी नहीं है कि इसकी ज्यादा वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि पोषक तत्व भी इसमें बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। न्यूट्रिशन के हिसाब से इसमें कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, न्यूट्रेटिव वैल्यू इसके अंदर बहुत ही कम है, नैरेटिव नहीं है, न्यूट्रेटिव है ये। ठीक है, तो नो न्यूट्रेटिव वैल्यू, इसमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण वैल्यू भी बहुत कम होती है, डाइजेस्ट भी जल्दी से नहीं होती है। और ये फ्रूट वेजिटेबल्स और जो अनाज होते हैं उनके अंदर ही हमारा पाया जाता है। हुएवर सेलुलोज एक्ट ऑफ द रफेज, लेकिन जो ये बात जरूर है कि सेलुलोज जो होता है उसका एक काम जरूर ये करता है, इसके अंदर रफेज होते हैं। रफेज क्या करते हैं, प्रिवेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। तो ये जो है ऐसे फाइबर्स होते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो कब्ज वगैरह की जो समस्या होती है उनसे बचाते हैं। ठीक है, तो कब्ज वगैरह की समस्या नहीं होती है। तो ये जो फाइबर होते हैं ये भी अहम रोल है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही बीमारियों की जड़ होता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें जो कॉन्स्टिपेशन को अगर ये रोकता है रफेज वगैरह, तो न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रिशन से कम भी नहीं है। तो फ्रूट और जो वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं उनके साथ ही हमें ये जो सेलुलोज वगैरह है ये हमारे मिल जाते हैं। सेलुलोज की कमी हो जाएगी तो उसमें कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर अनाज दालें अपनी ये खाएं, तो उसमें हमारा सेलुलोज रहेगा जो कि रफेज देगा और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइमेक्स के अंदर ग्लाइकामिक में जो हमारा कुछ जो फूड होते हैं वो हमारे डिफरेंट फ्रैक्शंस होता है, सुलेबल और इनसुलेबल फाइबर इसके अंदर होता है। सुलेबल यानी कि घुलनशील, और अघुलनशील जो हमारा फाइबर होता है। तो स्लो रिलीज करते हैं ये शुगर को स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्लो रिलीज धीरे धीरे रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर शुगर को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये जो होते हैं हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने बताया एजेक्शन इनटू ब्लड रिड्यूस पीक और प्रोलॉन्ग स्टेट। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये बहुत ही जो इनका एजेक्शन होता है ना ब्लड के अंदर वो भी धीरे होता है, रिड्यूस पीक, और जिसकी पीक भी कम पीक होती है, जो बहुत लंबा रेट, इसका मतलब बहुत लंबे समय से जो टाइम जो है वो बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर भी मतलब बहुत ही धीरे एजेक्शन इसका होता है। ब्लड के अंदर जो अवशोषण होना होता है ना सेलुलोज का, वो बहुत ही धीरे होता है। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है इन्होंने, देयरफॉर ट्रिम्ड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ऑफ द कंपेयर्ड ऑफ द हाई ग्लाइसेमिक फूड विद ऑफ रिपीडली डाइजेस्टेबल एंड
अब्जॉर्बेबल शुगर। तो इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो हमारा बताया गया है लो वाला यानी कि कम वाला जो हमारा होता है वो हाई ग्लाइसेमिक फूड से ज्यादा जल्दी जो है डाइजेस्टेबल यानी कि डाइजेस्ट भी हो जाता है और अब्जॉर्ब भी हो जाता है यानी कि अवशोषण भी हो जाता है और पच भी जाता है जल्दी। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट इन्होंने बताया प्रैक्टिकल ऑफ यूटिलिटी इन मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज एंड कंट्रोल ऑफ द ओबेसिटी। और ये जो मैनेजमेंट है ये क्या करती है, ये हमारी जो प्रैक्टिकली यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारी शुगर पर और जो ओबेसिटी होती है ना उस पर कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, यानी कि हमारा ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है उसका कम होना और ज्यादा होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो इसमें ये कंट्रोल रखती है मोटापे पर भी और हमारा जो शुगर की जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर भी। तो क्लासिफिकेशन किया गया फूड के अकॉर्डिंग जीआई में। तो क्लासिफिकेशन है उसमें रेंज दी गई है हमारी यानी कि जीआई रेंज दी गई है और इसमें एग्जांपल दिए गए हैं। तो लो जीआई में देखेंगे, लो जीआई का मतलब क्या है, इसमें हो जाएगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जीआई का मतलब है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो। अगर लो मात्रा में रहता है तो इसकी जो रेंज होती है 55 और लेस यानी कि 55 की जो रेटिंग होती है उससे कम इसमें रहती है। तो इसमें मोस्ट फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, पोटैटोज है, वाटरमेलन है, स्वीट कॉर्न है यानी कि जो मकई होती है, होल ग्रेन्स जितने भी हमारे अनाज है, पास्ता है, फूड है, बीन्स है, मटर वगैरह होती है, लेंटिल्स जितनी भी हमारी फलियां वगैरह होती है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमारी क्या है लो जीआई है यानी कि इनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हमारा कम रहता है। ठीक है, मीडियम जो जीआई होता है वो हमारा 56 से लेकर 69 तक होता है, जैसे कि सुक्रोज है, ठीक है, बासमती राइस है और हमारे ब्राउन राइस है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हमारा मीडियम रहता है। सबसे ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा होता है 70 और उससे ज्यादा में कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो कॉर्नफ्लेक्स जो आप बहुत चाव से खाते हो, बेक्ड पोटैटो आलू को जो पका करके भून करके जो आप बेक करके खाते हो, सम व्हाइट राइस वैरायटीज और सफेद जो चावल की जितनी भी वैरायटीज होती हैं वो, जैस्मिन्स वगैरह या व्हाइट ब्रेड आप अगर खाते हैं और जो कैंडी बार या फिर हमारे जितने भी सिरप होते हैं फूड्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे इसमें क्या होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम खा रहे हैं, इंडेक्स हमारा कम है या ज्यादा है, कितना खा रहे हैं और कितना हमें खाना चाहिए। क्योंकि लो इंडेक्स फूड जो होता है वो कंपेयर्ड जो हमारा हाई ग्लाइसेमिक जो फूड होता है उससे जल्दी डाइजेस्ट भी होता है और एब्जॉर्प्शन जो है शुगर का वो भी जल्दी होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, तो भाई अब हम जानेंगे इसमें डाइटरी फाइबर के बारे में। तो डाइटरी फाइबर के बारे में जो इन्होंने बताया है कि भी बाय डेफिनेशन अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डाइटरी फाइबर इज द रेमिनेंट ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनालॉगस कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन्स विद द कंप्लीट और हमारा जो पैरेटिस से होता है या फिर फर्मिनेशन होता है बॉडी के अंदर इन द ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो भाई इन्होंने परिभाषा के हिसाब से बताया है कि डाइटरी फाइबर क्या होते हैं। तो डाइटरी फाइबर जो है वो रेमिनेंट है, ठीक है, एलिजिबल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो रेमिनेंट का मतलब हो जाता है अवशेष। तो इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका एक खाद्य अवशेष होते हैं हमारे डाइटरी फाइबर हम जिनको बोलते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो उन्हीं के जो अवशेष होते हैं जो कि खाने के साथ इस्तेमाल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, खाते हैं हम, तो वो जो रेमिनेंट होते हैं उनको डाइटरी फाइबर बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से रेजिस्टेंस करते हैं और जो डाइजेशन है यानी कि हमारा जो पाचन क्रिया है या फिर हमारा जो अवशोषण होता है ह्यूमंस के यानी कि जो मानव जो होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होने वाला एब्जॉर्प्शन यानी कि अब्सॉर्प्शन हम जिसको बोल देते हैं, अवशोषण जो होता है या पाचन क्रिया जो होती है उसके अंदर ये होते हैं। और ये हमारे कंप्लीट जो हमारा फैरोमिनेशन होता है वो हमारा कहा जाता है ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर आता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर तो उनकी पाचन क्रिया पूरी होगी और उनका अवशोषण हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, और जब कंप्लीट जो हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है, फैरोमिनेशन हो जाता है। फैरोमिनेशन एक तरीके का मेटाबॉलिक जो होता है हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हमारा एरोबिक फ्री प्रोसेस होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर के बारे में इन्होंने बताया इसकी जो विशेषताएं होती हैं, सोर्सेज क्या होते हैं इसके, सेरेलेक वेजिटेबल्स फ्रूट है, सोलेबिलिटी ऑफ इन वाटर। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे सब्जी हैं, फल हैं या फिर जो हमारे अनाज हैं और पानी के अंदर ये घुलनशील होते हैं। अब सुलेबल है और इनसुलेबल जो है बोथ कैरेक्टर्स आर सुलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल्स फॉर द हेल्थ प्रमोशन। तो भी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमारी दोनों विशेषताएं यानी कि घुलनशील और बिना घुलनशील दोनों ही विशेषताएं बहुत ज्यादा जो है अच्छी रहती हैं, एसेंशियल्स होती हैं, जरूरी होती है। तो डाइजेस्टेबिलिटी जो होती है हमारे फाइबर की, तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारे केमिकल्स होते हैं या फिर हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जो होती है डाइटरी कंपोनेंट्स एंड द प्रोसेस यूज्ड,
तो इन्होंने बताया है कि भाई ये जो हमारी जो डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है, यानी कि डाइजेस्ट करते हैं हम खाने को या फिर फाइबर को, तो उसमें हमारी फिजियोकेमिकल्स यानी कि जो शारीरिक रूप से जो रासायनिक पदार्थ हमारे होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्टी होती है, बॉडी के ढांचे के हिसाब से जो पदार्थ जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, तो डाइटरी कंपोनेंट्स जो है वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो उसके अंदर यूज होता है। तो इसमें जो हमारे जो डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है ना, उसके हिसाब से फिजियोकेमिकल या फिर स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे जो डाइटरी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी डाइटरी कंपोनेंट्स हैं, वो सारा का सारा उस प्रोसेस के अंदर यूज होता है। और जब एक्सपोज द लॉन्गर ड्यूरेशन, और जब बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो हमारा, जैसे कि इसमें डिग्रेडेटिव कंडीशन जो हमारी आ जाती है, तो डिग्रेडेटिव कंडीशन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो फाइबर, जो हमारे डाइजेस्टेड फाइबर है, यानी कि फाइबर उसके अंदर है, फ्रॉम द substances of the fermentations by the intestines microbes। तो इसमें जितने भी हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, तो उसके अंदर जो सब्सटेंसेज हैं, तो उनका क्या होता है, फर्मिनेशन होता है। फर्मिनेशन यानी कि उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो होता है। जितने भी सब्सटेंसेज हैं हमारे, तो इंटेस्टाइन्स में माइक्रोब्स और जो हमारे पदार्थ होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, यानी कि उनका जो प्रोसेस होता है, एरोबिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, पाचन क्रिया का जो प्रोसेस होता है वो हमारा उनका होता है। और इसमें थ्रू दिस द मैकेनिज्म दैट पार्ट ऑफ एनर्जी, तो इस ये जो मैकेनिज्म जो प्रोसेस हमारा होता है, तो इसमें एनर्जी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्च ऑफ द रेंडर्ड अवेलेबल, तो इसमें जो ये प्रोसेस होता है ना हमारा मैकेनिज्म का लार्ज स्ट्रेंथ के अंदर, तो ये हमारा एक अलग प्रकार की जो एनर्जी वगैरह देने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय तक जो सूक्ष्म जीव के साथ सब्सटेंसेस का होने वाला जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो भी हमें किसी न किसी तौर पर एनर्जी देने का काम करता है। तो वो जो मेटाबॉलिक सिस्टम वहां पर हो रहा है, वो भी हमें एनर्जी देने के लिए काम आता है, कुछ कम पार्ट में ही सही, लेकिन वो एनर्जी देने का काम करता है। तो ये जो टॉपिक होता है हमारा, ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।